हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्रश्न जो है वो बहुत ही यूज़फुल होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले सभी एग्जामों में, क्योंकि ल्यूशन जीके के क्वेश्चन ही कई सारे एग्जामों में बार बार रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न था आपका, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये आज का आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, कौन थे वो? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल या पतंजलि? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी राइट है, अलार कलाम। ठीक है, कौन थे? अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। गौतम बुद्ध के बारे में आपको बता दें, इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस कुल में हुआ था? कई बार इनके कुल के बारे में पूछा जाता है। तो इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। किस कुल में? शाक्य कुल में। इनके पिता कौन थे? पिता इनके सुद्धोधन थे। ठीक है, पिता कौन थे? पिता इनके सुद्धोधन थे। और मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे हुआ था महापरिनिर्वाण इनका? ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है इनका कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। प्रथम गुरु उनके अलार कलाम थे। जन्म इनका लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य कुल के थे। पिताजी का नाम इनका सुद्धोधन था। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो थी इनकी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ठीक है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? स्थिर वीरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए। ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध सूत्रों के संकलन से संबंधित था, या ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये वे स्थान है जहां पर बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह, द्वितीय वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो आपकी कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो फिर तीनों में कौन सी एक समानता है कि यहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी? ठीक है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। बहुत अच्छी, ये पायल जुड़ गई है हमारे साथ, इनका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, निरयनाथ नाथपुत्र, अश्वजित संजय वैलदत्त पुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है, ऋग्वेद में दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है वो? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार थे। कौन थे अरिष्टनेमी के बारे में? ये भगवान कृष्ण के बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार थे। ठीक है, और बात करें अगर हम ऋषभदेव की, तो ये प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर थे। और इन्हीं दोनों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या पूछ रहा है? महावीर द्वारा जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पावा, यानी पावापुरी में महावीर स्वामी के द्वारा जैन संघ की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर 11 प्रमुख अनुयायी हुए थे। ठीक है, पावापुरी के 11 प्रमुख अनुयायी हुए थे जिन्हें गांधर्व कहा गया। 11 अनुयायी हुए थे, उन्हें क्या कहा गया? जिन्हें गांधर्व के नाम से जाना गया। ठीक है, किसने की थी? कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। तो आपका राइट आंसर है, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो आपको बता दें 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और किसके साथ मतलब जुड़ के इन्होंने की थी? तो चाणक्य के साथ मिलकर, जो कि इनके गुरु थे, चाणक्य के साथ मिलकर इन्होंने नंद वंश का जो संस्थापक था घनानंद को हराकर उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, काकड़ी या दिनार? जिसको भी इसका आंसर पता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो ऑप्शन है आपके पड़, तोल, काकड़ी या दिनार। 5 सेकंड का मैं आपको समय दे रही हूँ, जिसको भी पता है प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पड़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। ठीक है, क्या नाम था? पड़ आपका राइट नाम है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? क्या पूछ रहा है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई संस्कृत का एक नाटक है। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक नाटक है। संस्कृत का क्या है? नाटक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है विशाख दत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस में। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त? ठीक है, क्या पूछ रहा है? चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और सेनापति भी थे, उनका अन्य नाम पूछा गया है।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य के अन्य नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त नाम से चाणक्य को जाना जाता था और इसके साथ ही एक अन्य नाम कौटिल्य, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था। इनकी अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुर का त्रिकुलर? तो आपका राइट आंसर है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बी राइट है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी भी था? ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि देवान पियदसी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सम्राट अशोक को देवान पियदसी यानी देवों का प्रिय, देवान पियदसी क्या, देवों का प्रिय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसे? मौर्य सम्राट अशोक को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यानी कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था वो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के अजातशत्रु? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ये गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के इन्हें गुरु भी जाना जाता है और प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि अशोक महान ने कलिंग युद्ध के पश्चात कौन सा धर्म अपना लिया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, कलिंग विजय के पश्चात अशोक महान के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। तक्षशिला को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या जाना जाता है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय जाना जाता है। तक्षशिला को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और इसकी उपस्थिति पाँचवीं या 6वीं शताब्दी का है। ठीक है, कब का जाना जाता है? ये 5वीं या 6वीं शताब्दी का ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ठीक है, दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है और इनका लिखी किसके द्वारा गई थी? तो इसका ये कई बार पूछा गया है। इंडिका जो है वो मेगस्थनीज इसके द्वारा लिखा गया, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इंडिका पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और ये मेगस्थनीज था कौन? तो आपको बता दें ये यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, जिसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है और इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी उपलब्ध है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो है वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। किस पे डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे अधिक जो जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है वह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। राजनीतिक नीतियों पर सर्वाधिक प्रकाश जो है वो डाला गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो अशोक के शिलालेखों में जो सबसे अधिक शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, क्या है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और लिपि की बात करें तो लिपि आपकी यूज हुई थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ था और प्राकृतिक भाषा का। और पढ़ा किसने था सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर जो आप लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऐसे ही सभी लोगों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग, हाँ पायल के द्वारा ये बताया गया है कि प्राकृतिक भाषा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया ये आपको बताएंगे। ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में? तो आपका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त सेल्यूकस को पराजित किया गया था। ठीक है, और सेल्यूकस जो था उसके द्वारा ही मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था उसमें पूछा जा रहा है जब वो जीत गया था तो उसके बाद उसने क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, भारी रक्तपात देखकर
युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देख के युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था अशोक महान ने, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, क्योंकि कलिंग के युद्ध जो हुआ था उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग के युद्ध का, और इस युद्ध में इतनी भारी हानि हुई थी, भारी रक्तपात हुआ था कि इसको देख के अशोक का जो हृदय था वो दहल गया था, और उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारी रक्तपात को देखकर उसने युद्ध नीति को सदा के लिए ही त्याग दिया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगस्थनीज, स्टेबो, प्लूटार्क या एरियन? तो आपका राइट आंसर है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा जो है वो कहा है। हाँ, किसने? हाँ, यहाँ पर एक लोग और जुड़े हैं। ठीक है, विशाल कुमार, आपका स्वागत है। इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, तो मेगस्थनीज के द्वारा, मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही राइट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी लोग जो भी नए जुड़े हैं उनका फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगी, और एक बार फिर से कहना चाहूँगी जिसको भी आंसर आ रहा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता क्या था मौर्य काल में? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है मौर्य काल में जो सीता नाम था ये एक प्रकार का कर था। क्या था? मौर्य काल में सीता जो है वो एक प्रकार का कर था, टैक्स था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो थी वो कर था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में किस नमूने को सबसे अच्छा माना गया? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? तो आपका राइट आंसर है मौर्य काल में अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ जो थे वो उस काल के सबसे अच्छे नमूने माने गए थे। ठीक है, किसे? अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा जो क्या बनाया गया था, स्तंभों का निर्माण हुआ था, वो मौर्य काल के सबसे अच्छे नमूने माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ठीक है, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो होगा वो बताऊंगी मैं आपको। ऑप्शन में है आपके महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी महारक्षित। तो आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ए और बी राइट है यहाँ पे, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, क्या है? महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थी। कौन थे? पुत्र व पुत्री थे ये दोनों। कौन कौन? महेंद्र और संघमित्रा। विशाल कुमार के द्वारा ऑप्शन नंबर सी बताया, बिल्कुल सही है। पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के द्वारा इन दोनों लोगों को भेजा गया था। ठीक है, कहाँ पर? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र था वो कितने अधिकरणों में विभाजित था? 11, 12, 14 या 15? तो कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है ये आपको बता दें, संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, किसमें? संस्कृत में इसकी रचना की गई थी, और कुल 15 अधिकरणों में इसे विभाजित किया गया है। कितने? कुल 15 अधिकरणों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे हो रहा है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, संगीत, नृत्यराग, मल्ल युद्ध, मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण, संबंध कर्मचारी, राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरे पास ए आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित जो सप्तांग थे, राजा के 7 अंग बताए गए हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा, तो उसमें जो मेन थे वो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, आप सभी किसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, और लूसेंट से हमेशा ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, चाहे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लूसेंट जीके से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ डेली आपको इसी टाइम पे लूसेंट की डेली डोज चलता है जीके का। ठीक है, तो आप हमारी शाम 9 बजे वाली क्लास को जल्दी से जल्दी सभी के पास शेयर कर दीजिए, और डेली जो है आप इसी टाइम यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ आपका, किसके शासनकाल में डायमिकस, डिमिकस, जिसे डायमिकस भी बोलते हैं और डिमिकस भी बोलते हैं, भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक? यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि इस बार जो एग्जाम कैंसिल हो गया है यूपी पुलिस का, उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो लूसेंट जीके से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लूसेंट जीके की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है, तो डेली आप इसी टाइम आ जाए कीजिए। तो प्रश्न नंबर 25 है आपका, किसके शासनकाल में डायमिकस या डिमिकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो आपका राइट आंसर है बिंदुसार। ठीक है, क्या है? बिंदुसार के शासनकाल में डिमिकस, जिसे डायमैक्स भी बोलते हैं, वो भारत आया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? ठीक है, कब हुई थी शुंग वंश की स्थापना? शुंग वंश की जो स्थापना है वो 185 ईसा पूर्व में हुई थी, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त की हत्या करके अंतिम मौर्य सम्राट
ने सुंग वंश की स्थापना की थी, किसके द्वारा? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न रहने वाला है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा? तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है वह हो रहा है कण्व वंश के संस्थापक जो थे, ऑप्शन नंबर ए, वसुदेव थे। ठीक है, कौन थे? वसुदेव जो थे वो आपके कण्व या काण्व वंश के संस्थापक थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, श्री पुलमावी? तो आपका राइट आंसर है सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो ऑप्शन नंबर ए, सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका क्वेश्चन आप लोग को मुझे कमेंट में देना है, तो जल्दी से बताइए, चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? जिसको भी पता है प्लीज जल्दी से कमेंट करिए कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन में है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो आपके राइट आंसर है। और वेलकम है जो लोग भी नए जुड़े हैं उनके फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आपको अगर क्वेश्चन आवाज़ क्लियर है तो ये भी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रश्न नंबर 29 है आपका, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। ठीक है, हाँ ये जो आपने आंसर दिया है वंश के द्वारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर 8 डी दिया गया, बिल्कुल सही है, कनिष्क। चरक जो थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। दीपेश के द्वारा भी आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यवनिका जिसे पर्दा बोला जाता था, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? शको, पार्थियों, यूनानियों या कुषाणों ने? ठीक है, क्लियर आवाज है, बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो इसका आंसर क्या बताऊं कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा शुभारंभ किसने किया? यवनिका यानी जिसे पर्दा बोला जाता है, इसका शुभारंभ किसने किया था? शको ने, पार्थियों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो यवनिका जिसे पर्दा भी बोला जाता है, इसका शुभारंभ जो है यूनानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या नासिक? तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंध रखता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति या गांधार शैली का विकास? तो आपका जो राइट आंसर है वो था, कनिष्क के शासनकाल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या हुआ था कनिष्क के शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसके बाद ही बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में कब विभाजित किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात ही बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, हीनयान और महायान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है? तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या उपयुक्त सभी से? तो आपका राइट आंसर है, तोलकप्पियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? श्रीगुप्त। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच गुप्त या समुद्रगुप्त? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, चंद्रगुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त ने सबसे पहले महाधिराज की, महाराजा धीराज यानी महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 35 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी वीडियो से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है? इसका आंसर जिसको भी पता है वो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो मैं रुकी हूँ, तो कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइए कि भारत का नेपोलियन। ठीक है, इतना क्वेश्चन बड़ा इसमें लिखा बता दिया है कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी वीडियो से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कह के। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? जिसको भी पता है प्लीज़ जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, ये वंश के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त सही है बिल्कुल। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। विशाल कुमार के द्वारा बताया गया है डी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, गुप्त वंश के उस राजा के बारे में पूछा जा रहा है जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हूणों द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा रहा था और किस गुप्त वंश के राजा के द्वारा उन्हें रोका गया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा?
स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका गया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये आंसर आता हुआ नजर आ रहा है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? गोल्डन एज यानी गोल्डन पीरियड, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो अगर बात करें हम भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग की तो ये माना जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी राइट है, बिल्कुल सही। यहाँ विशाल कुमार द्वारा ऑप्शन नंबर डी बताया गया, सही बात है। गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन में है शकों के उन्मूलन करने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के पश्चात, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शकों का उन्मूलन करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। क्या करने के बाद? शकों का उन्मूलन करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपको अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, और अभी भी आप शेयर कर सकते हैं। और जितना भी आपके कोई फ्रेंड हो आप रोज़ उन्हें बताइए कि डेली यहाँ पर जीके का जो है वो डोज चलता है लूशन जीके का, और आप क्लास उनके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न था धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जर्नल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार, या अशोक के राजदरबार में संगीतज्ञ। तो इसका आंसर भी आप लोगों को मुझे कमेंट में देना है। देखिए धन्वंतरी के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है कि धन्वंतरी कौन थे। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए कौन थे धन्वंतरी, और क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा? जल्दी से बताइए धन्वंतरी कौन थे। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जर्नल, या चिकित्सक, या एक प्रसिद्ध नाटककार, या संगीतज्ञ, कौन थे धन्वंतरी? चलिए मैं बता देती हूँ, धन्वंतरी जो थे वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, कौन थे धन्वंतरी? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में कौन सा है? भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, या तिगवा का विष्णु मंदिर। तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और हरिसेन के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर है यहाँ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, जिनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार, कारसापड़, निष्क या काकनी। तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को ऑप्शन नंबर ए राइट है, दीनार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य। कुमार संभव जो है वो एक महाकाव्य है, ये किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या कालिदास। तो कुमार संभव जो है ये आपका लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास के द्वारा। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा एक नाटक है कुमार संभव। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी आपसे सीधे यही पूछा जाता है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मालविकाग्निमित्र में जिस नाटक के नायक थे वो थे आपके अग्निमित्र। ठीक है, कौन नायक था मालविकाग्निमित्र नाटक का? अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कई बार नहीं और हाँ के चक्कर में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो सही होता है वो गलत और जो गलत होता है वो सही लगाकर चले आते हैं। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर है वो आपको मुझे पता है क्योंकि ऊपर के ये जो तीनों हैं वो तो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ये तीनों नाटक ही कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, बट जानकी हरण जो है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है?
ठीक है, क्या पूछ रहा है, सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, भीतरगांव लेख में, विलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, या भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वंश के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो एरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जिससे मिलता है एरण अभिलेख, यहाँ आपका राइट बन रहा है, बिल्कुल सही है। जिसने भी इसका ऑप्शन आंसर जो है वो सी दिया है, यहाँ पे बहुत ही सही दिया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शासक ने, किस गुप्त शासक ने खुद को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त। तो आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त के द्वारा खुद को वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पे आकृति में अंकित करवाया गया था। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अब चलेंगे अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, और आपका आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपका बताना इसमें कि इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ये रचनाएं दी गई हैं और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये रचना नहीं लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातोजर्नीय, भारवी, 10 कुमार चरितम, दंडिन, या मृच्छकटिकम, शूद्रक। तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है, अभी अभी क्वेश्चन में बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो रवि कीर्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति सुमेलित नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति के द्वारा नहीं, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और बाकी जो ये है, किरातोजर्नीय भारवी के द्वारा, 10 कुमार चरितम दंडिन के द्वारा, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। बाकी ये आपके ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, और वीडियो को, अगर चैनल पे नए हैं आप, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली लुसेंट जीके का डोज मिलेगा, पूरी लुसेंट की बुक यहाँ पर आपको कवर कराई जाएगी डेली इसी टाइम। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल इसी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।